इस इमेज को देखें, ये वियतनाम के बच्चे हैं। इनकी उम्र के हिसाब से इनके हाथों में स्कूल की किताब अच्छी लगेगी, है ना? लेकिन इन बच्चों ने ग्रेनेड यानी बम को थामा और स्कूल जाने की बजाय ये युद्ध के मैदान में चले गए क्योंकि इन्हें आज़ादी चाहिए थी। अब इस इमेज को देखें, एक ऐतिहासिक तस्वीर है वियतनाम वॉर की और शायद आपने देखी भी होगी क्योंकि यह पुलित्जर प्राइज विनिंग फोटो है। इन बच्चों के गांव पर अमेरिका ने रासायनिक हमला यानी केमिकल अटैक किया था जिसमें पूरा गांव जल गया था। इस एक फोटो ने अमेरिकन सरकार की नींद हराम कर दी थी। तो वियतनाम युद्ध दुनिया के इतिहास में दर्ज एक ऐसा युद्ध था जिसकी दर्दनाक यादों के किस्से लोग आज भी याद करते हैं। तकरीबन 20 साल तक चले इस युद्ध में लाखों सैनिकों और लाखों वियतनामी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ऐसे ही इमेजेस और मैप के जरिए मैं आपको पूरा वियतनाम युद्ध का इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या कारण थे कि यह युद्ध हुआ था, कौन जिम्मेदार था इस युद्ध के लिए, इसका क्या परिणाम हुआ था, दुनिया पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था, इसमें कितने सैनिक और कितने लोग मारे गए थे, अमेरिका क्यों इस युद्ध को छोड़कर वियतनाम से भाग गया था और वियतनाम में अमेरिकी सैनिकों की क्या हालत हुई थी, वो सब और इसके अलावा इतिहास के बारे में आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। इस मैप को देखें, यह हमारे एशिया का मैप है जिसमें यहाँ पर है वियतनाम, यह हमारा भारत है और यहाँ पर है हमारा पड़ोसी देश चाइना। तो चाइना के ठीक नीचे आज का वियतनाम है, लेकिन पहले यह बहुत बड़ा देश था। इस मैप को देखें, पहले इस पूरे भाग को इंडो चाइना कहते थे। आज ये पूरा भाग 3 अलग अलग देशों में टूट चुका है। ये कंबोडिया है, ये वाला लाओस है और ये वाला वियतनाम है। तो पश्चिमी देशों ने पूरी दुनिया के साथ जो किया था वही वियतनाम के साथ भी हुआ था। डिवाइड एंड रूल्स यानी तोड़ो और राज करो। तो सबसे पहले हम वियतनाम का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं ताकि इस वियतनाम वॉर को समझने में आपको आसानी हो। साल 1857 तक सब कुछ ठीक था इस पूरे भाग पर, लेकिन ये वो दौर था जब पश्चिमी देश जैसे अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी देश दुनिया के देशों को गुलाम बनाकर उन्हें लूटना शुरू कर चुके थे। और 1858 में फ्रांस इस वियतनाम तक पहुंच गया और 1887 आते आते फ्रांस ने इस पूरे भाग पर कब्जा कर लिया और इसे इंडो चाइना नाम दिया गया, जो फ्रांस की एक कॉलोनी बन चुकी थी। जैसे हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था वैसे ही। तो फ्रांस ने 1887 से लेकर 1941 तक इस इंडो चाइना पर राज किया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और साल 1941 में जापान ने इस इंडो चाइना को हराकर इसके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। अगर आपने मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की ये वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे जापान ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों पर कब्जा कर लिया था। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने इंडो चाइना के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था तब इंडो चाइना में हो ची मिन का उदय हो चुका था। इस इमेज को देखें, यह है हो ची मिन। इस इंडो चाइना को फ्रांस से आजाद कराने के लिए हो ची मिन ने साल 1930 में इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। क्यों? क्योंकि हो ची मिन इंडो चाइना के एक राजनेता थे जो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी से काफी प्रभावित थे। क्योंकि हो ची मिन साल 1930 से लेकर साल 1925 तक यानी 3 साल तक ये यूएसएसआर में रहे थे, जहां पर इन्होंने कम्युनिज्म सीखा था। तो 1930 में इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद इनके आज़ादी की लड़ाई फ्रांस के साथ शुरू हुई थी और ऐसे में 1941 में जापान ने भी इस इंडो चाइना के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। यानी अब इंडो चाइना के कुछ हिस्सों पर जापान का कब्जा था तो कुछ हिस्सों पर फ्रांस का कब्जा था। मतलब हो ची मिन को अब एक तरफ जापान के साथ भी लड़ना था तो दूसरी तरफ उसे फ्रांस के औपनिवेशिक शासन को भी उखाड़ फेंकना था, तभी इंडो चाइना आजाद हो सकता था। इस कारण इन दोनों काम को एक साथ अंजाम देने के लिए हो ची मिन ने 19 मई 1941 के दिन वियत मिन की स्थापना की। तो पहले जापान को हराने के लिए वियत मिन संगठन ने अमेरिका और चाइना से मदद मांगी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में चाइना और अमेरिका दोनों जापान के दुश्मन थे। इसलिए अमेरिका और चाइना दोनों ने वियत मिन संगठन को मदद करना शुरू किया और हो ची मिन का संगठन यानी वियत मिन के लोगों ने जापान को कड़ी टक्कर दी
और अपने इंडो चाइना को आज़ाद कराने में सफल हुए। तो दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हारने के बाद जापान की सेना इंडो चाइना से निकल गई और इंडो चाइना पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था और यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। फ्रांस का पहले इंडो चाइना पर कब्जा था, तो 1945 में जापान के जाने के बाद फ्रांस वापस इंडो चाइना पर कब्जा करने आया कि इंडो चाइना हमारा उपनिवेश था, तो फिर से इंडो चाइना को हमें दे दीजिए। अब हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रांस को तहस महस कर दिया था। इस कारण फ्रांस काफी कमजोर हो चुका था। इसीलिए साल 1946 में फ्रांस खुद तो नहीं आया इंडो चाइना पर कब्जा करने, लेकिन फ्रांस ने अपनी कठपुतली सरकार बिठाने की कोशिश की इंडो चाइना पर। इस इमेज को देखें, यह है बाओ डाई। यह गुयेन डायनेस्टी का 13वां और आखिरी राजा था जो फ्रांस का पपेट था, यानी फ्रांस जो आदेश देता था उसका पालन बाओ डाई पूरी जिम्मेदारी से करता था। क्योंकि इसने फ्रांस से ही पढ़ाई की थी तो इसको फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। इस कारण फ्रांस इस बाओ डाई को इंडो चाइना की कठपुतली सरकार का शासक बनाना चाहता था 1946 में। लेकिन यह बात हो ची मिन को बिल्कुल मंजूर नहीं थी, क्योंकि यह हो ची मिन 1930 से फ्रांस से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। फिर वह जापान से भी लड़े। वे नहीं चाहते थे कि हमारे इंडो चाइना पर फिर से कोई कब्जा करे, ना फ्रांस और ना ही उनकी कठपुतली सरकार। तो 1946 में जैसे ही फ्रांस ने अपनी कठपुतली सरकार बिठाने की कोशिश की इंडो चाइना पर, तो हो ची मिन का जो संगठन था वियत मिन, इन्होंने अपने लोकल लोगों के साथ मिलकर लड़ाई शुरू कर दी फ्रांस और उनके चाहने वाले इंडो चाइना के लोगों के खिलाफ। अब ये इंडो चाइना का मैप है। ये जो ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ साइड के जो लोग थे वे ज्यादातर हो ची मिन के समर्थक थे, और ये नीचे वाले यानी साउथ वाले कुछ लोग फ्रांस के समर्थक थे। तो इन दोनों के बीच 1946 में लड़ाई शुरू हुई, जिसे फर्स्ट इंडो चाइना वॉर कहते हैं। और 1949 आते आते वियत मिन संगठन ने इस नॉर्थ साइड को, जिसमें हैनोई शहर भी शामिल था, इसे फ्रांस और उनकी कठपुतली सरकार से आजाद करा लिया, जिसे नॉर्थ वियतनाम कहा गया। और 1949 में वियत मिन संगठन के प्रमुख हो ची मिन को इस नॉर्थ वियतनाम का राष्ट्रपति बनाया गया। और नीचे इस तरफ साउथ वियतनाम में अब फ्रांस ने अपनी कठपुतली सरकार बिठा दी, जिसका शासक सम्राट बाओ डाई को बनाया गया, जो पपेट था फ्रांस का। इसने जुलाई 1949 में साउथ वियतनाम राज्य का गठन किया और इस साइगोन शहर को इसकी राजधानी बनाई गई। अब यह बाओ डाई और नॉर्थ वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन दोनों चाहते थे कि वियतनाम का एकीकरण हो, यानी नॉर्थ और साउथ दोनों वियतनाम को मिलाकर एक पूरा वियतनाम बनाया जाए। लेकिन हो ची मिन कम्युनिस्ट नेता थे और वे यूएसएसआर से प्रभावित थे। इस कारण हो ची मिन चाहते थे कि वियतनाम को कम्युनिस्ट देशों के मॉडल पर विकसित किया जाए। तो सामने बाओ डाई चाहते थे कि वियतनाम को पश्चिमी देशों के मॉडल पर विकसित किया जाए। तो इस बात को लेकर भी नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच काफी मतभेद था। इस कारण फ्रांस की मदद से बाओ डाई ने नॉर्थ वियतनाम को फिर से अपने कब्जे में करने के लिए एक मुहिम छेड़ा। अब हो ची मिन एक कम्युनिस्ट नेता थे और इसी साल 1949 में इनके पड़ोसी देश चाइना में एक ऐतिहासिक घटना हुई। गृह युद्ध में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जीत गई चाइना में, और इन्होंने चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया था। इसके बाद चाइना और यूएसएसआर दोनों ने इस नॉर्थ वियतनाम को यानी हो ची मिन को हथियार और आर्थिक मदद करना शुरू किया ताकि वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार बने। और इस साउथ वियतनाम को तो फ्रांस का सपोर्ट था ही, लेकिन अमेरिका यह सब देख रहा था कि नॉर्थ वियतनाम को चाइना और यूएसएसआर दोनों मदद कर रहे थे। अगर नॉर्थ वियतनाम जीत गया तो वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश बनेगा। तो ऐसा ना हो, इस कारण अमेरिका ने 1950 से साउथ वियतनाम में फ्रांस को सैन्य मदद करना शुरू किया। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश अपनी पूंजीवादी विचारधारा को दुनिया पर थोपना चाहते थे, तो दूसरी ओर यूएसएसआर और चाइना जैसे देश अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाने में लगे थे, जिस दौरान दुनिया के कई छोटे छोटे देश इनकी जंग का अखाड़ा बने, जिसमें से एक था वियतनाम। लेकिन उस समय ये 2 भागों में बटा हुआ था, नॉर्थ और साउथ वियतनाम। तो इस लड़ाई में नॉर्थ वियतनाम का पलड़ा भारी था और साल 1954 आते आते नॉर्थ वियतनाम ने फ्रांस और साउथ वियतनाम को बुरी तरह से हरा दिया। यानी हो ची मिन और उनका वियत मिन संगठन ये लड़ाई जीत गए थे। इसके 2 कारण थे। पहला, यूएसएसआर और चाइना इन्हें हथियार दे रहे थे
और दूसरा, वियत मिन्ह के सैनिक गोरिल्ला वॉर में माहिर थे, यानी छापेमारी तकनीक से युद्ध